प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए तक देखना, उन दोनों पेज में होगा। क्या देख रहे हो, टाइम देख रहे हो, याद हो गया? क्या होता है फिर? ठीक है, मतलब अभी याद करो। फाइव। ह्यूमन में कितना है? 10⁻9 है। लेंथ ऑफ डीएनए से उसको लेंथ ऑफ डीएनए निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आंसर कितना आ रहा है? 2.2 मीटर। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे? पहले बेस पेयर कितने हैं, तो ह्यूमन में इतने बेस पेयर है टोटल, उससे हमको क्या मल्टीप्लाई करना है? तो एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, मतलब एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन ग्वानिन के बीच का जो डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 2.2 मीटर रहेगा। ई कोलाई में लेंथ ऑफ डीएनए कितना है? 1.36 रहेगा मिलीमीटर। और यहाँ पर नंबर ऑफ बेस पेयर में इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ बेस पेयर निकाल रहे हैं ना इसमें, इसीलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रहेगा दोनों। कुछ एक तो दिया रहेगा तुमको ना, ये तो तुमको पता है ना, 0.34 नैनोमीटर है यहाँ पर। कुछ दिया रहेगा, पता रहेगा ना तुमको। लेंथ ऑफ डीएनए निकालना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगी ना, उसके बाद फिर बनाना, कोशिश करेंगे। प्रोकैरियोट्स में देखना कि पैकेजिंग कैसे होता है। ई कोलाई में डीएनए स्कैटर्ड नहीं रहेगा थ्रू आउट द सेल, हम देख रहे हैं। और डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज रहेगा, मतलब कि किसके साथ नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पास क्या रहेगा? कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स रहेंगे, जिससे वो क्या फॉर्म करेगा? न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोकैरियोट्स का रहेगा। डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहेगा, वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ क्या फॉर्म करेगा? न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखना, ये पूरा इमेज रहेगा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पूरा इमेज है किसका? प्लाज्मिड डीएनए का। इसमें क्या बता रहा है? पूरा प्लाज्मिड क्रोमोसोम ऐसे दिख रहा है करके पूरा अच्छे से बता रहा है। तो यहाँ पर बाकी सारे चीजें तो रहेंगी प्रोकैरियोट्स में, बस न्यूक्लियोइड क्या होता है ये समझना। न्यूक्लियोइड भूलना नहीं होता क्या है, क्या होता है। डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स के साथ मिलके न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसमें? प्रोकैरियोट। ठीक है, तो न्यूक्लियोइड जो रखा रहता है उसका मतलब वही रहता है, प्रोकैरियोट।
अब यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पूरा इसमें। तो यूकैरियोट्स में सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स रहती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स बोलते हैं। तो हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें क्या रहता है मेनली अमीनो एसिड कौन से लाइसिन और आर्जिनिन है। 8 हिस्टोन्स मिलके क्या बनाते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि स्फीयर शेप का दिखता है। तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए यहाँ से क्या रहेगा, रैप्ड रहेगा अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, और पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हिस्टोन के नाम है, H4 है, 2 H4 है, 2 H3 है, 2 H2A है और 2 H2B है। तो टोटल 8 कितने हैं हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स है। तो पूरा न्यूक्लियोसोम बना रहा है। और यहाँ पर जो क्या रहेगा, H1 हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट मिलता है। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर रहेगा जो बता रहा है, डीएनए रहेगा रैप। H1 ऑक्टामर के साथ इसको रैप करने में, मतलब इसको पैकेजिंग करने में हेल्प कर, क्लोज करने में हेल्प कर। टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, तो 2 H3 रहते हैं, 2 H4 रहते हैं, 2 H2A रहेंगे और 2 H2B रहेंगे। और भी टाइप्स ऑफ है, वो स्ट्रेन के हिसाब से उसका नाम पड़ता था ना, मतलब डिस्कवरी के हिसाब से रहेगा, एक के बाद 1 2 A, मतलब 1 A 2 A ऐसे टाइप वाला रहेगा। नेक्स्ट इसमें क्या देखते हैं, न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर है, 200 बेस पेयर है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स हम कैसे निकालेंगे, ये क्या था 6.6, हाँ, डिवाइड बाय बेस पेयर। तो ये क्या निकल आएगा हमारा, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा ना इसका, क्या हुआ, क्या सही बोला, अभी समझ नहीं आया क्या, पहले ये बताओ क्या क्या निकालने का पड़े हम लोग, क्या क्या निकालना पड़े, लेंथ ऑफ डीएनए, बेस पेयर, और मतलब कुछ भी दिया रहेगा तुमको निकालना आना चाहिए। तो भाई पैकेजिंग में आगे देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट करता है रिपीटिंग डीएनए, क्या रहेगा, क्रोमैटिन रहेगा। क्रोमैटिन जो है वो थ्रेड लाइक बॉडीज रहेगी, और न्यूक्लियोसोम जो क्रोमैटिन में है उसे हम कैसे देखते हैं, बिट ऑन स्ट्रिंग रहेगा। ये डीएनए है, ठीक है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है, न्यूक्लियोसोम बन रहा है, उसके बाद ये सुपर कॉइल स्ट्रक्चर बन रहा है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, और ये ऐसे अपीयर होगा बिट ऑन स्ट्रिंग की तरह। अब नेक्स्ट इसमें भाई पैकेजिंग पहले हो रहा है, फिर फाइबर्स, फिर कॉइल और कंडेंस हो रहा है, फिर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब क्रोमैटिन से ही क्या बन रहा है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वही याद रखना, हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग, मतलब उसको क्या जरूरत पड़ता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसको समझना, जैसे ये शॉर्ट क्या रहेगा, रीजन है डीएनए डबल हेलिक्स का, उसके बाद ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग जो फॉर्म हो रहा है क्रोमैटिन के ऊपर, उसके बाद इसका पैकेजिंग हो रहा है न्यूक्लियोसोम का। उसके बाद ये क्या रहा है, सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स बता रहा है, ये सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम पूरा यही बता रहा है, बिट्स ऑन क्रोमोसोम है, डीएनए है करके। अब कंडेंस फॉर्म है किसका, ये क्रोमोसोम का। कंडेंस फॉर्म के बाद ये माइटोटिक डिवीजन के बाद ये एक्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में पूरा वही रहेगा। क्रोमैटिन दो फॉर्म के, कौन से, न्यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। न्यूक्रोमैटिन जो है वो लूजली पैक्ड रहेगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रहेगा और लाइट स्टेन रहेगा इसका, और ये इनएक्टिव है, डेंसली पैक्ड है और डार्क स्टेन रहेगा। अच्छा ये देखे ना तुम लोग, हेटेरो और यूक्रोमैटिन जो है, ये दोनों, ये लाइट वाला पोर्शन जो है वो क्या है, लाइट वाला जो मैं लाइट वाला रीजन, लाइट रीजन की बात कर रही हूँ, वो यूक्रोमैटिन है, और हेटेरोक्रोमैटिन जो अभी पढ़ रहे हैं वो। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सबसे ग्रिफिथ ने 1928 में माइस यूज किया था, और क्या यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दो स्ट्रेन थे, कौन से, स्मूथ और रफ थे। स्मूथ जो था वो क्या था, वायरुलेंट था। क्यों था पूछ रही हूँ तो नॉन वायरुलेंट बोल रहा है, हाँ, और निमोनिया कॉज कर रहा था। रफ स्ट्रेन में म्यूकस कोट नहीं था, तो ये क्या नहीं कर रहा था, निमोनिया कॉज नहीं कर रहा था। लिविंग
लिविंग स्ट्रेन से क्या हो रहा था, और लिविंग आर स्ट्रेन से, लिविंग आर स्ट्रेन से हीट किल्ड एच स्ट्रेन से क्या हो रहा था, क्यों जिंदा था, क्यों कोट हट गया था। हाँ, उसके बाद मिक्स किए हीट किल्ड एच स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को, तो क्यों हुआ ऐसा, ट्रांसफॉर्म कर लिया। वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि हीट किल एच स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ। आर स्ट्रेन जो है वो क्या किया, सिंथेसाइज किया किस चीज को, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोड को, और वो वायरुलेंट बन गया। किसकी वजह से हो रहा है ये, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर की वजह से। ये क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसका, ग्रिफिथ का। बायोकेमिकल नेचर का देख लेते हैं, मतलब बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का उन्होंने वर्क किया था ताकि वो क्या बता सके, बायोकेमिकल नेचर बता सके, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने बताया था उसका। तो उन्होंने प्यूरिफाई किया बायोकेमिकल्स को, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, किससे किया, हीट किल्ड एच सेल्स यूजिंग सूटेबल एंजाइम। तो ऑब्जेक्टिव्स में अगर क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना कि किससे उन्होंने प्यूरिफाई किया था, तो हीट किल्ड एच सेल्स रहेगा, वो याद रखना। तो इसमें जैसे कि उन्होंने जब हीट किल्ड एच सेल्स को यूज किया, लिपिड्स रिमूव हो गए क्योंकि एंजाइम्स डाला गया था, लाइपेज डाला गया, कार्बोहाइड्रेट भी रिमूव हो गए। सब रिमूव होने के बाद उन्होंने जैसे प्रोटीज डाला तो उन्होंने क्या देखा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन नहीं बचा। आरएनए डाला तो आरएनए नहीं बचा, लेकिन डीएनए डाला तो भी क्या होगा, डीएनए डीएनए डाइजेस्ट हो गया और सारी चीजें डाइजेस्ट हो जा रही है वहां पर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, आर सेल्स को ऐड कर रहे हैं, तो एच सेल्स अपीयर हो रहा है, फिर यहाँ पर आर सेल्स को ऐड करेंगे, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जो डीएनए वाला है उसमें आर सेल्स ऐड करने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन है डीएनए का, डीएनए से वो इनहिबिट कर रहा है किस चीज को, ट्रांसफॉर्मेशन को। मतलब डीएनए जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है आर सेल से एच सेल में। तो डीएनए जो था वो क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का जो मेन प्रोडक्ट है या मेन जो भी था उसका। ठीक है, तो हाँ तो वो रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि इसमें डीएनए नहीं बचेगा, लेकिन बाद में जब आर डालेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था, 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, सरनेम सबका। मैकार्टी याद है सबको, लास्ट वाले लोग को तो वो भी पोस्ट बार। चलो, हास्य और चेत में क्या था, ये तो सोने आता है। हाँ आता भी है, उसमें सोने आता है सब। तो फिर ये बताओ क्या होता है इसमें, उन्होंने क्या ग्रो करवाया था, कुछ बैक्टीरिया पे रुद्र, तुमने चुप रहा करो एकदम चुप। ठीक है, हार्शियर सेस ने क्या ग्रो किया था, बैक्टीरियोफेज वायरसेस, किसमें, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, और कुछ जो है वो रेडियो एक्टिव सल्फर में। उसके बाद वायरसेस जो फॉस्फोरस में थे वो उनको रेडियो एक्टिव डीएनए मिल गया, क्योंकि डीएनए में क्या रहता है, फॉस्फोरस रहेगा। और जो H35 मतलब सल्फर वाले में रेडियो एक्टिव प्रोटीन मिला, क्योंकि प्रोटीन जो है वो क्या मतलब जो प्रोटीन क्या कंटेन कर रहा है, सल्फर को कंटेन कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग का फिलहाल के लिए बता रहा है कि किसमें क्या रहता है। नहीं, तो डीएनए में क्या रहता है, फॉस्फोरस, वो पूछ रही हूँ डीएनए में क्या रहता है करके। ठीक है, हाँ, ये ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट वाले में आ जाता है। ये प्रिपरेशन को यूज किया गया था ताकि वो सेपरेटली क्या कर सके, इकोलाई को इंफेक्ट कर सके। तो इंफेक्शन, ब्लेंडिंग और क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन। इंफेक्शन में क्या हुआ था, अटैच हुआ था वहां पर, और उसके बाद ब्लेंडिंग में, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ था, तो दोनों में सेम। यहाँ पे दोनों, यहाँ पे देखो वही चीज है, यहाँ पे मिक्स किए थे, ब्लेंडिंग में वही था, सेंट्रीफ्यूगेशन में बस हमारा सुपरनेटेंट और क्या रहेगा, सेडिमेंट जो है वो अलग हो जा रहा था, दिख रहा था। अब देखो, बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड था वायरसेस से, उसमें क्या था, जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था वो सारे रेडियो एक्टिव है, मतलब डीएनए पास हो रहा था वायरस से किसमें, बैक्टीरिया में।
उसके बाद जो वायरसेस जिसमें रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स थे वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, तो प्रोटीन्स जो है वो एंटर नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये याद रखना, वायरसेस से प्रोटीन जो है वो एंटर नहीं कर रहा था। तो इससे क्या पता चलता है, डीएनए इज द डायग्राम। तो यहाँ डायग्राम से तुम लोग को समझ में आ गया ना, एनसीईआरटी में सेम वही दिया हुआ है, नो रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव दिखता है। तो रेडियो एक्टिविटी किसमें डिटेक्ट हुआ था, फॉस्फोरस वाले में डिटेक्ट हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। डीएनए यहाँ कहाँ से गुजार दिए दोगे। हाँ, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल में प्रॉपर्टीज देखना, पहला क्या है, रेप्लिकेशन, रेप्लिका जनरेट करना। दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी। तीसरा क्या है, म्यूटेशंस नीडेड फॉर इवोल्यूशन। चौथा ये मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था। मेंडेलियन कैरेक्टर्स क्या है, हाँ, मेंडल ने जो जो कैरेक्टर्स यूज किए थे उसको बोल रहे। हाँ, तो वही बोल रहे, जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे ना वहाँ पे। नहीं, प्रोटीन स्लाइड और उसके बाद सेंट्रोडर्मा के पहले तक खत्म कर रहे। रीजंस फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए और आरएनए का देखते हैं। तो डीएनए जो रहेगा यहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से लेस रिएक्टिविटी, डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए का तो अगर डिफरेंस आएगा तो लिख देना, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, और इसमें क्या नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ 2'OH, और इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंस रहेगा 2'OH। इसके बाद प्रॉपर्टीज में क्या था, आरएनए अनस्टेबल है, यानी कि जो आरएनए वायरसेस रहेंगे, जो कि बैक्टीरियोफेज हो गया, टोबैकोमोसैक हो गया, ये सारे म्यूटेट करेंगे और फास्टर इवॉल्व करेंगे। उसके बाद डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जब हीट किया जाता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं, कुछ कंडीशन में वो एक साथ आ जाते हैं फिर से। और ब्रिटिश के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, कुछ प्रॉपर्टीज जितनी थी डीएनए की, हीट किल्ड बैक्टीरिया की, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई थी, तो इसलिए स्टेबिलिटी बताता है वो डीएनए। अब स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में डीएनए बेटर है, किसकी वजह से, उसकी स्टेबिलिटी की वजह से रहेगा। लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए आरएनए ज्यादा बेटर रहता है। अब हाँ भाई, ये बोलो कि खत्म कर। हाँ ना, ठीक है, रुको। आरएनए जो है वो डायरेक्टली कोड कर रहा है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, इसलिए वो इजीली एक्सप्रेस कर पा रहा है कैरेक्टर्स को। तो डीएनए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, आरएनए के ऊपर डिपेंड रहेगा प्रोटीन सिंथेसिस। इतना ही बोल रही थी, सेंट्रल डॉग का यहाँ से शुरू करना है आरएनए पॉइंटर उसके बाद। अच्छा हाँ, शायद मैं बोल रही थी। तो सब लोग बैठो। हाँ, क्वेश्चन शायद ही